वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। रेखा गुप्ता ने किया आजादपुर के नए बस टर्मिनल का उद्घाटन। 40 ई बसों को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नए आजादपुर बस टर्मिनल का उद्घाटन किया और 40 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में योजनाएं अटकी भटकी और लटकी हुई थी। 8 महीने के कार्यकाल में उनकी सरकार ने दिल्ली को विकास की कई नई परियोजनाओं की सौगात दी है। इस मौके पर दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। दिल्ली की 4 अदालतों और 2 स्कूलों को मिली बम छुड़ाने की धमकी। जैश ए मोहम्मद के नाम से आया ईमेल। दिल्ली में 4 कोर्ट और सीआरपीएफ के 2 स्कूलों को सुबह बम की धमकी मिली, जिससे अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। अग्निशमन दल और पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच के बाद पता चला कि धमकी झूठी थी और स्कूलों में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। यह धमकी ईमेल के जरिए सुबह 9 बजे मिली थी। इस मामले में एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमने दोनों स्कूलों की गहन जांच की और कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इसे झूठी खबर घोषित कर दिया गया है। इस्लाम में सुसाइड हराम पर बॉम्बिंग जायज। दिल्ली विस्फोट के आरोपी उमर नबी ने हमले से पहले बनाया था वीडियो। दिल्ली ब्लास्ट के मुख्य आरोपी आतंकी उमर नबी का एक खौफनाक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में उमर आत्मघाती हमले को लेकर बात कर रहा है। उधर ईडी ने व्हाइट कॉलर टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 4 राज्यों के 30 ठिकानों पर छापेमारी की। 1 मिनट 20 सेकंड के इस वीडियो में आतंकी उमर नबी कह रहा है कि इस्लाम में सुसाइड हराम है लेकिन बॉम्बिंग जायज। वे आगे कहता है कि आत्मघाती हमलों की मुख्य समस्या यह है कि जब कोई व्यक्ति मान लेता है कि उसकी मौत निश्चित समय और स्थान पर होगी तो वे खतरनाक मानसिक स्थिति में चला जाता है। ऐसे समय में वह मानने लगता है कि मौत उसकी एकमात्र मंजिल है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर। अब हर घर की जरूरत बना एयर प्यूरिफायर। एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार जाने से स्थिति गंभीर है। वहीं दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार बना हुआ है। इससे एयर प्यूरिफायर की मांग तेजी से बढ़ रही है क्योंकि लोग घरों और दफ्तरों में शुद्ध हवा चाहते हैं। फर्जी मान्यता और टेरर कनेक्शन। दिल्ली पुलिस ने अल फलाह चांसलर को भेजे 2 नोटिस। दिल्ली पुलिस ने अल फलाह विश्वविद्यालय के कुलपति को फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल मामले और धोखाधड़ी के आरोपों में 2 समन जारी किए हैं। यूजीसी और NAAC की शिकायत पर विश्वविद्यालय के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने ट्रस्ट के कार्यकाल पर छापा मारकर दस्तावेज जब्त किए हैं। कुलपति का बयान विश्वविद्यालय के कामकाज को समझने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लाल किला ब्लास्ट के बाद दिल्ली अलर्ट। अवैध पार्किंग अब मानी जाएगी आतंकी खतरा। दिल्ली में आतंकी हमले के बाद RWA ने अवैध पार्किंग के खिलाफ निगरानी बढ़ा दी है। सोसाइटियों में अवैध रूप से पार्क किए गए वाहन सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। RWA निवासियों के साथ मिलकर संदिग्ध वाहनों पर नजर रखेगी और पुलिस से सख्त कार्रवाई का आग्रह किया है। निवासियों से सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने वाला आग्रह किया गया है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बढ़ेगी निगरानी। अब हफ्ते में 3 दिन होगा निरीक्षण। पढ़ाई के स्तर को सुधारने की कवायद। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षा निदेशालय ने एक नई योजना शुरू की है। फरवरी 2026 तक हफ्ते में 3 दिन अनिवार्य निरीक्षण होगा। निरीक्षण में कक्षाओं की स्थिति, बुनियादी ढांचा, शिक्षक और छात्रों की उपस्थिति और पढ़ाई का स्तर शामिल होगा। इस योजना का उद्देश्य शिक्षण स्तर को सुधारना और कमियों को दूर करना है। निदेशालय के मुताबिक सभी अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय निदेशक और उप निदेशक को अपने अपने जोन के स्कूलों का नियमित निरीक्षण करना होगा। जरूरत पड़ने पर वे सामान्य स्कूल अलावा शाम की शिफ्ट में भी स्कूल का दौरा करेंगे। दिल्ली में कृत्रिम वर्षा के प्रयासों पर मंडराए संकट के बादल। 3 ट्रायल बाकी और सिर्फ 13 दिन की मंजूरी। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए कृत्रिम वर्षा का प्रयोग मुश्किल में है। मौसम अनुकूल न होने से क्लाउड सीडिंग के ट्रायल नहीं हो पा रहे, जबकि DGCA की अनुमति भी खत्म होने वाली है। IIT कानपुर की टीम बादलों का इंतजार कर रही है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 सप्ताह में बादल छाने की संभावना नहीं है। पर्यावरणविदों का मानना है कि सर्दियों के दिनों में दिल्ली में जलवायु क्लाउडी सीडिंग के उपयुक्त नहीं है। इसलिए बच्चे 3 ट्रायल करने के लिए IIT कानपुर की टीम उपयुक्त बादलों का इंतजार कर रही है। बताया जा रहा है कि जब भी 30 से 50% तक की नमी वाले बादल मिलेंगे, IIT कानपुर क्लाउड सीडिंग के अगले ट्रायल करेगा।
मजदूरों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता, मुआवजा बढ़ाने के साथ स्वास्थ्य जांच अनिवार्य करेगी दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार श्रमिकों की मृत्यु पर मुआवजा राशि बढ़ाने के लिए नई नीति लाएगी। श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि इसका उद्देश्य श्रमिकों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देना है। बैठक में कौशल विकास, सुरक्षा परीक्षण और स्वास्थ्य जांच पर भी चर्चा हुई। सरकार श्रमिकों के अधिकारों और सुरक्षित वातावरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार, निर्माण स्थलों पर आधुनिक सुरक्षा मानकों पर आधारित प्रशिक्षण, रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए प्रमाणित पाठ्यक्रम शुरू करने और कार्यस्थल पर प्रशिक्षण अनिवार्य करने के सुझावों पर चर्चा की। दिल्ली एसपी के आदेश के बाद बुक प्रॉपर्टी में बिजली कनेक्शन देने के आदेश जारी, 1.25 लाख परिवारों को होगा फायदा। दिल्ली सरकार ने एमसीडी द्वारा सील की गई संपत्तियों को बिजली कनेक्शन देने का आदेश जारी किया है। पहले अवैध निर्माण के कारण कनेक्शन नहीं दिए जाते थे, जिससे लोगों को परेशानी होती थी और बिजली चोरी बढ़ती थी। मुख्यमंत्री के अनुसार इस निर्णय से 1.25 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ होगा और बिजली चोरी पर भी रोक लगेगी। हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी और समन्वय भी बढ़ाया जाएगा। डूसू की ज्वाइंट सेक्रेटरी दीपिका झा ने लंबित प्रोफेसर से मांगनी पड़ेगी लिखित माफी, देना होगा शपथ पत्र। दिल्ली विश्वविद्यालय ने डूसू की संयुक्त सचिव दीपिका झा को प्राध्यापक से अभद्रता के आरोप में 2 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। उन्हें माफीनामा और शपथ पत्र जमा करने का आदेश दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनके कॉलेज परिसर में प्रवेश पर रोक रहेगी। आचरण समीक्षा समिति निलंबन पर पुनर्विचार करेगी। छात्र संगठनों ने इस मुद्दे पर मतभेद रहे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कैंपस अनुशासन बनाए रखने पर भी जोर दिया है। दिल्ली में शराब शौकीनों के लिए गुड न्यूज, ऐप बताएगा कहां मिलेगा फेवरेट ब्रांड का स्टॉक। दिल्ली आबकारी विभाग ने ई आबकारी दिल्ली नामक एक मोबाइल ऐप ट्रायल मोड में लॉन्च किया है, जिसके जरिए उपभोक्ता घर बैठे अपने पसंदीदा शराब ब्रांड का स्टॉक, दुकान की लोकेशन और उसकी उपलब्धता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अरे यार, ये वाला ब्रांड तो कहीं मिल ही नहीं रहा। अब दिल्ली में ये वाली टेंशन खत्म होने वाली है। दिल्ली आबकारी विभाग ने एक खास मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम है ई आबकारी दिल्ली। इस ऐप के जरिए आप घर बैठे पता कर सकते हैं कि आपका फेवरेट ब्रांड किस दुकान पर उपलब्ध है, वहां कितना स्टॉक बचा और दुकान का लोकेशन क्या है। दिल्ली में दमघोंटू हवा का कहर जारी, कई इलाकों में AQI 600 के पार, क्या ग्रैब चार्ज से मिलेगी राहत। राजधानी दिल्ली में मंगलवार की सुबह लोग एक बार फिर घने स्मोक की चादर में लिपटी हवा के बीच जागे। कई दिनों से लगातार बहुत खराब श्रेणी में बनी हवा ने अब हालत और भी बिगाड़ दी है। सुबह 6:05 पर दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 461 दर्ज किया गया, जो बेहद खतरनाक स्तर माना जाता है। पिछले 1 महीने से दिल्ली की हवा जहरीली बनी हुई है और कृत्रिम वर्षा कराने की कोशिशें भी अब तक किसी काम की साबित नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस ने 3 करोड़ की इलायची चोरी का किया पर्दाफाश, 24 घंटे में पूरा कंसाइनमेंट किया बरामद। दिल्ली पुलिस ने करीब 3 करोड़ रुपए की इलायची की खेप बरामद की है। यह माल एक बड़े क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के मामले में चोरी करके बेंगलुरु में बेच दिया गया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 8 नवंबर को तमिलनाडु के थेनी जिले के रहने वाले आर सिराजुद्दीन ने अलीपुर थाने में शिकायत दी थी। शिकायत में कहा गया था कि उन्होंने महंगी इलायची की बड़ी खेप दिल्ली के ट्रांसपोर्टर बालाजी को सौंपी थी, लेकिन उसने और उसके साथी आरोपियों ने माल को रास्ते में गायब कर दिया और उसे चोरी छुपे बेंगलुरु में बेच दिया। दिल्ली पुलिस ने शिकायतें मिलते ही मामला दर्ज किया और तुरंत एक स्पेशल टीम बनाई। टीम ने तकनीकी निगरानी, इंफॉर्मेशन नेटवर्क और लगातार दबिश देकर मामले को सुलझाया। पुलिस ने सिर्फ 24 घंटे में पूरी 203 बैग इलायची बरामद की है। फर्जी फॉरेक्स ट्रेडिंग सिंडिकेट का पर्दाफाश, दुबई से चल रहा था नेटवर्क, बैंक मैनेजर समेत 3 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे साइबर ठगी का पर्दाफाश किया है जिसने पूरे देश में सैकड़ों लोगों को फर्जी फॉरेक्स ट्रेडिंग का सपना दिखाकर लूट लिया। यह नेटवर्क न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि देश भर में फैला था और इसका संचालन दुबई में बैठे मास्टरमाइंड द्वारा किया जा रहा था। पुलिस की कार्रवाई में 3 बड़े सदस्य गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कड़ी की जांच तेज कर दी गई है। अनधिकृत निर्माण को लेकर एमसीडी द्वारा सील प्रॉपर्टी पर भी मिलेगी बिजली कनेक्शन, दिल्ली के 1.25 लाख परिवारों को राहत। दिल्ली में रहने वाले उन 1.25 लाख परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उन संपत्तियों के बिजली कनेक्शन पर प्रतिबंध हटा दिया है जिन पर दिल्ली नगर निगम ने विभिन्न उल्लंघनों को लेकर मामला दर्ज किया था। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि दिल्ली सरकार ने ऐसी संपत्तियों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए आदेश जारी किया है। बयान के मुताबिक गुप्ता ने कहा कि निर्णय जनहित में लिया गया है, क्योंकि दिल्ली सरकार सभी परिस्थितियों में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को और आवश्यक सेवाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
हमास की तर्ज पर हिंदुस्तान में हमले की प्लानिंग, ड्रोन और रॉकेट का इस्तेमाल करना चाहते थे आतंकी। राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट मामले की जांच कर रही एनआईए को बड़ी सफलता मिली है। एनआईए ने उमर के एक और साथी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को गिरफ्तार किया है। दानिश की गिरफ्तारी श्रीनगर से हुई है। दानिश जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के कांजीगुंड का निवासी है और उसने आतंकवादी उमर उन नबी के साथ मिलकर हमले की साजिश रची थी। जसीर बिलाल वानी को लेकर एनआईए की टीम दिल्ली पहुंच गई है। कल सुबह उसे पटियाला हाउस की स्पेशल एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। दानिश ने बताया कि आतंकी दिल्ली में हमास की तर्ज पर ड्रोन और छोटे रॉकेट बनाकर भारत में बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे थे। शेख हसीना को सजाए मौत 30 दिन में सरेंडर नहीं किया तो क्या होगा? पूर्व पीएम के पास सिर्फ यह 2 विकल्प बचे। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बांग्लादेश ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मौत की सजा सुनाई है। इस फैसले को लेकर बांग्लादेश में स्थिति तनावपूर्ण है, जिसको देखते हुए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने देशवासियों से संयम बरतने की अपील की है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि निर्वासित होकर भारत में रह रही शेख हसीना के पास अब क्या विकल्प बचे हैं। इस सवाल के जवाब के पहले हम आपको शेख हसीना पर क्या आरोप साबित हुए हैं वो संक्षेप में बताते हैं। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बांग्लादेश ने 78 वर्षीय हसीना और उसके पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल को पिछले वर्ष के छात्र विद्रोह के दौरान मानवता के विरुद्ध अपराध के लिए उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई है। महीनों तक चले इस मुकदमे के बाद अपने फैसले में आईसीटीबीडी ने 78 वर्षीय अवामी लीग नेता को हिंसक दमन का मास्टरमाइंड और प्रमुख सूत्रधार बताया, जिसमें सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी। इसी प्रकार के आरोपों में पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल को भी मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। अल फलाह ग्रुप के 25 परिसरों में ईडी का एक्शन, शेल कंपनियों के इस्तेमाल और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जांच। लाल किले के पास कार धमाके की आत्मघाती आतंकवादी घटना के चलते जांच के घेरे में आई फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 25 परिसरों की एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अफसरों ने मंगलवार तड़के तलाशी ली। दिल्ली एनसीआर में अल फलाह ग्रुप से जुड़े इन परिसरों में यह तलाशी अभियान वित्तीय अनियमितताओं, शेल कंपनियों के इस्तेमाल और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जांच के तहत चलाया गया है। ईडी के सूत्रों ने बताया कि सुबह 5:15 बजे के करीब सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि आतंकवादी घटना में अल फलाह ट्रस्ट और उससे जुड़ी इकाइयों की भूमिका जांच के दायरे में है। फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े प्रमुख लोगों की भी जांच की जा रही है। इस ग्रुप से जुड़ी 9 शेल कंपनियों की जांच भी हो रही है, जिसका रजिस्ट्रेशन एक ही पते पर करवाया गया है। दोषियों को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे, दिल्ली आतंकी हमले पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। दिल्ली धमाके को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया है। फरीदाबाद में नॉर्थ जोनल काउंसिल की बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में जिन भी लोगों ने बम धमाके को अंजाम दिया है उन्हें हम पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। बता दें कि इस दिल्ली पर धमाके से 15 लोगों की मौत हुई है और कई लोग अभी भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। पुलिस फिलहाल इस मामले की गहन जांच कर रही है और एनआईए भी इस मामले में शामिल हो गई है। एनआईए ने सोमवार को इस मामले से जुड़े एक और बड़े आतंकी को श्रीनगर से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किया गया आतंकी दिल्ली धमाके में शामिल आतंकी उमर का करीबी सहयोगी है। आम बजट 2026 अगले साल 1 फरवरी 2026 को बजट पेश होगा या नहीं, एक क्लिक में जाने क्या है वजह। केंद्र की मोदी सरकार अगले साल पेश होने वाले आम बजट 2026 की तैयारियों में जुट गई है। वित्त मंत्रालय के अधिकारी संबंधित लोगों से इस बारे में राय मशविरा कर रहे हैं। वहीं अगले साल 1 फरवरी 2026 को पेश होने वाले आम बजट को लेकर संशय है। आइए जानते हैं इसकी वजह। बताइए, केंद्र सरकार हर साल 1 फरवरी को आम बजट पेश करती है। इससे एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। इस बार 1 फरवरी 2026 को परिवार पड़ रहा है। साप्ताहिक अवकाश के चलते सभी कार्यालय में छुट्टी रहती है। वहीं शनिवार रविवार को संसद की कार्यवाही भी नहीं होती है। परंपरा को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को ही बजट पेश करती आ रही है। देखते हैं इस बार रविवार 1 फरवरी 2026 को आम बजट पेश होता है कि नहीं। ठंड से ठिठुरने लगी दिल्ली, सोमवार रहा सीजन का सबसे ठंडा दिन। 11 साल का टूटा रिकॉर्ड, जाने आज कैसा रहेगा मौसम। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने राजधानी में ठंड बढ़ा दी है। उत्तर भारत का इलाका इस समय भीषण ठंड की चपेट में है। कई जगहों पर शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। अधिकांश शहरों में तापमान में कमी महसूस की जा रही है। ऐसे में सोमवार का दिन बीते 11 सालों में सबसे और इस मौजूद सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। इस दौरान अधिकतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, सामान्य से 0.7 डिग्री कम रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम के औसत से 3.6 डिग्री अधिक है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 95% और न्यूनतम आर्द्रता 36% रही।
दिल्ली बम धमाके में मृतकों की संख्या हुई 15। LNJP अस्पताल में इलाज के दौरान 2 और घायलों की मौत। दिल्ली कार ब्लास्ट केस में मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मरने वालों की कुल संख्या 15 हो गई है, जिसमें शरीर के 3 हिस्से भी शामिल है। एक पीड़ित की शरीर के 3 हिस्से भी शामिल है, जबकि विनय पाठक नाम के एक और पीड़ित ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले पर हुए कार ब्लास्ट के बाद घायलों को इलाज के लिए लोक नायक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। ब्लास्ट में जान गंवाने वालों की संख्या अब तक 13 थी, जो बढ़कर 15 हो गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इलाज करा रहे घायलों में कोई और भी उनकी भी हालत गंभीर बनी हुई है, जिन पर डॉक्टरों की टीम विशेष निगरानी कर रही है। लाल किले में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब की 385वीं शहीदी वर्षगांठ दिल्ली सरकार ने आयोजन को लेकर कसी कमर। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का साक्षी रहा दिल्ली का लाल किले एक बार फिर बड़े आयोजन के लिए तैयार हो रहा है। बीते 10 नवंबर को लाल किले के समीप बम ब्लास्ट की घटना से वहां सन्नाटा पसर गया था, जो अब दोबारा से गुलजार हो रहा है। बुधवार से लाल किला परिसर में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 19 से 25 नवंबर तक भव्य समारोह का उद्घाटन होने जा रहा है। बुधवार शाम को उद्घाटन समारोह मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद रहेगी। उद्घाटन के बाद अरदास का आयोजन होगा। क्या दिल्ली धमाका मामले में कश्मीर से गिरफ्तार हुए डॉक्टर प्रियंका शर्मा? एसएसपी ने बताई सच्चाई। 10 नवंबर देश की राजधानी दिल्ली में हुई धमाकों की जांच में लगातार नए खुलासे हुए हैं। वहीं इस मामले में अब जम्मू कश्मीर से हरियाणा की डॉक्टर प्रियंका शर्मा की गिरफ्तारी की खबर आई है। रविवार की सुबह दिल्ली धमाके में गिरफ्तार की गई डॉक्टर शाहीन और अन्य आरोपियों की कॉल डिटेल में उन्हें हरियाणा की डॉक्टर प्रियंका के बारे में पता चला। एसएसपी डॉक्टर काउंसलिंग इंटेलिजेंस और कश्मीर एसए में पूछताछ के लिए डॉक्टर प्रियंका को समय के लिए हिरासत में लिया था। जब जी न्यूज की टीम ने इस खबर की पड़ताल के लिए एसएसपी काउंटर इंटेलिजेंस ऑफ कश्मीर से संपर्क किया, तो उन्होंने किसी भी महिला डॉक्टर की गिरफ्तारी से इनकार किया। उन्होंने बताया कि दिल्ली धमाकों से पूछताछ के लिए कुछ ही समय के लिए डॉक्टर प्रियंका को हिरासत में लिया गया था। पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ा दिया गया है। इस पूछताछ के दौरान सिर्फ उनका फोन जांच के लिए डॉक्टरों को लिया गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।